हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टेस्ट नंबर 2 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 जो हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दो टाइप में आपका टेस्ट हुआ था। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये वीडियो है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आप जाकर के प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, आप ये पहले वीडियो डाल रखे हैं टेस्ट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव सीरीज का। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग का अभी जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर का नाम है बिलियन। बिलियन चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 टेस्ट हो चुका है। अभी टेस्ट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डिस्कशन हो रखा है। ये अभी चल रहा है टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हो गया है और ये वीडियो है सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण को परिभाषित करें। ठीक है, वाष्पीकरण को परिभाषित करें। थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। देखिए, एक कंटेनर है, बर्तन है, इसमें आपका शुद्ध विलायक ए लिया गया है। शुद्ध विलायक ए लिया गया है। पूरा का पूरा कंटेनर में ए के अणु है। ये जो ऊपर अणु है इसको हम लोग बोलते हैं सतहीय अणु, जो सबसे ऊपरी सतह पर होता है। और जो आंतरिक सतह में ऊपर सतह के बाद का जो सतह होता है उसमें जो अणु होते हैं उसको बोलते हैं स्थूल अणु। ठीक है, अगर आप संरचना का बात करें तो स्थूल में जो अणु है जल के या फिर विलायक के, उसमें चारों तरफ से आकर्षण बल लगता है अणुओं के द्वारा। तो स्थूल अणु में आकर्षण बल अधिक होता है। एक अणु दूसरे अणु से कहना जुड़ा हुआ रहता है, आकर्षण बल अधिक होता है। ये आपका बात हो रहा है किसका, स्थूल अणु का। जो सतह पे ऊपरी सतह पे जो अणु होते हैं इसमें आकर्षण बल जनरली आपका नीचे की तरफ, जो नीचे जो अणु है स्थूल अणु, इससे इसका आकर्षण बल जुड़ा रहता है। इसमें आप देखिएगा ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, मतलब आप नीचे से तो बैलेंस कर रहा है कोई आकर्षित करके, ऊपर से कोई आकर्षित करने वाला नहीं है। तो इसमें जो आकर्षण बल होता है ये कम होता है। सतहीय अणु में आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। और स्थूल अणु में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। और आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये जो जल के कण है या फिर विलायक के जो कण है ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग कौन से लेते हैं, तो सतहीय अणु। ये जो सतहीय अणु जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और वाष्पीकरण में हो रहा है क्या, देखिएगा वाष्पीकरण, ये जो प्रक्रिया है ये वाष्पीकरण है। और वाष्पीकरण में हो रहा है क्या कि आपका द्रव के कण जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, गैस में। तो द्रवीय अणु किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसीय अणु में, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं। यही है, तो वाष्पीकरण को परिभाषित करें तो लिखा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होते हैं, सतहीय होते हैं। सतहीय मतलब ये जो प्रक्रिया होता है ये कौन से अणु पर होता है, सतहीय अणु के होते हैं। क्योंकि सतह के अणु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, और आकर्षण बल क्या लगते हैं, कम लगते हैं। इसलिए यह आसानी पूर्वक द्रवावस्था को छोड़ करके कौन सी अवस्था में चले जाते हैं, गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। तो यह वाष्पीकरण की परिभाषा है। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनन को परिभाषित करें। संघनन जो प्रक्रिया है इसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूं। देखिए, संघनन के लिए आपका जो पात्र होना चाहिए ये बंद पात्र होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बंद पात्र है। इसमें आप विलायक को लिए हैं ए। ठीक है, पूरे के पूरे इस पात्र में कोई एक विलायक है, शुद्ध विलायक आप बोल सकते हैं इसको। शुद्ध विलायक एक एक कण है। ये आपका है सतहीय अणु। ये कौन सा अणु, सतहीय। और सतहीय अणु प्रक्रिया में भाग लिए कौन सी प्रक्रिया में, वाष्पीकरण में। सतहीय अणु अभी बताया जस्ट कि सतहीय अणु कौन सा अभिक्रिया में भाग लिए, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या हो रहा है कि द्रव कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में। अब होता है कि ये क्लोज कंटेनर होने के कारण, बंद पात्र होने के कारण ये वाष्प बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और ये वाष्प जो ये बंद पात्र है, बंद पात्र का पहचान ढक्कन बंद कर दे रहा है।
ठीक है। तो ये वाष्प बाहर नहीं जा पा रहा है, तो अंदर ही जो इसका जो निश्चित स्थान है, वो ज्यादा स्थान तो है नहीं इस पात्र में, तो ये निश्चित स्थान में है ना, वाष्प के अणु जो है गमन कर रहा है। ठीक है, वाष्प के अणु गमन कर रहा है और धीरे धीरे ये ठंडा होता है, ठंडा होकर के वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव में। ठीक है, ये जो वाष्प के कण थे वो वापस क्या हो रहा है, ठंडा होने के बाद ये किसके अणु में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव के अणु, ये वापस द्रव के अणु में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो प्रक्रिया हुआ है, इसको आप बोलते हैं क्या, संघनन। संघनन में क्या हुआ कि जो गैस था या फिर आप क्या बोल रहे हैं, वाष्प है, जो वाष्प के अणु है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव में, और द्रव में कन्वर्ट होकर के वापस किस में मिल जाएंगे, द्रव के ऊपरी सतह में। यही है वाष्प के अणुओं का पुनः द्रव की सतह में मिलना। वाष्प के अणु जो था, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो वाष्प बना, ये अणु बंद पात्र में बाहर नहीं जा पाए और ठंडा होकर के किसमें कन्वर्ट हो गए, द्रव में, और ये द्रव जो वापस द्रव में मिला, ये प्रक्रिया क्या कहलाया, संघनन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्य अवस्था को परिभाषित करें। तो देखिएगा, सबसे पहले बताते हैं, एक कंटेनर आपका लिए, ठीक है, कंटेनर आपका, ये भी कंटेनर आपका क्लोज कंटेनर है। साम्य अवस्था के बारे में बात करें, इसमें आपका विलायक का कण है, विलायक कौन, ए, ये सतही अणु बना दे रहे डायरेक्ट, ढेर सारा विलायकी कण है। ये आपका है सतही अणु, ये अभी क्रिया में भाग लिए, कौन सा अभिक्रिया में, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, ये आपका हो रहा है क्या, वाष्पीकरण। अब बताइएगा, पात्र बंद होने के कारण ये वाष्पीकरण में जो वाष्प बना वो वापस बाहर नहीं जा पा रहा है, तो ये धीरे धीरे कौन सा प्रक्रिया में कन्वर्ट हो जाएगा, संघनन में। संघनन में होता क्या है कि वाष्प के अणु जो है कन्वर्ट हो रहे हैं द्रव के अणु में। ठीक है, यह जो प्रक्रिया हुआ, ये क्या हो रहा है, संघनन। और संघनन में आपके वाष्प के अणु हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, द्रव के अणु में। अब बात यह है कि स्टार्टिंग में, इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ और सिर्फ वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, लेना। तो वाष्पीकरण का दर स्टार्टिंग में ज्यादा होता है और संघनन का दर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता है, ये अभिक्रिया होता है, धीरे धीरे वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाती है, एक समान। वाष्पीकरण की दर, दर मतलब वेग या गति, वाष्पीकरण की दर और क्या, संघनन की दर। जिस स्पीड से वाष्पीकरण हो रहा, उसी स्पीड से क्या हो रहा है, संघनन। वाष्पीकरण में आपका है ना, द्रव कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाष्प में, और संघनन में वाष्प कन्वर्ट हो रहा है किसमें, द्रव में। अब जिस अवस्था में वाष्पीकरण की दर बराबर हो जाए संघनन की दर के, मतलब आपका द्रव कन्वर्ट हो रहा है वाष्प में, फिर वाष्प कन्वर्ट हो रहा है द्रव में, ये दोनों का गति अगर एक हो जाए, तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या, साम्य अवस्था। कौन सा अवस्था, साम्य अवस्था। वाष्पीकरण की दर को सूचित करते हैं आर ई से, और संघनन की दर को सूचित करते हैं आर सी से। ई मतलब होता है आर ई, ई मतलब हुआ इवापोरेशन, इवापोरेशन इंग्लिश में वाष्पीकरण को बोलते हैं, और आर सी मतलब हुआ, सी मतलब हो रहा है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन संघनन को बोलते हैं। और आर क्या होता है, रेट, आर है रेट, रेट मतलब क्या, गति, गति या फिर क्या, वेग। तो संघनन का वेग और है ना वाष्पीकरण का वेग, जब दोनों एक हो जाता है, दोनों का गति एक हो जाता है जिस अवस्था में, उसी अवस्था को आप क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था, है ना। एक ऐसी अवस्था जिसमें वाष्पीकरण की दर बराबर हो जाए किसके, संघनन की दर को, उसको क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। अब देखिएगा, परिभाषा पढ़ते हैं, एक विशेष अवस्था में वाष्पीकरण का वेग, वाष्पीकरण का वेग को आप किससे लिख सकते हैं, आर ई से, तथा संघनन का वेग आर सी कमरे के एक निश्चित ताप पर एक समान हो जाते हैं, यह अवस्था क्या कहलाता है, साम्य अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स के नियम को लिखे। देखिएगा, रॉल्स का नियम पहली बात बताते हैं, आया क्यों, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले आप एक कंटेनर लिए हैं जिसमें एक एकन है, ए मतलब शुद्ध विलायक का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, विलायक, ये आप है का विलायक,
दूसरा कंटेनर है आपका विलेय का। सिर्फ और सिर्फ बी के कण इसमें मौजूद है और बी को आप क्या बोलते हैं? विलेय। विलेय और विलायक अलग अलग कंटेनर में है। ये शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलेय है। विलायक अपना है ना, विलायक अगर वाष्पशील है तो ये खुद अपना वाष्प बना रहा है और इसके कारण जो वाष्प दाब बन रहा है उसको शुद्ध वाष्प दाब ए से सूचित करते हैं। और बी के कारण जो वाष्प दाब बन रहा है उसको पी नॉट बी से सूचित करते हैं। ये शुद्ध वाष्प दाब ए का है, अशुद्ध वाष्प दाब किसका है? बी का, है ना। बी के कारण जो वाष्प दाब बन रहा है उसको पी नॉट बी और ए के कारण जो वाष्प दाब बन रहा है उसको पी नॉट ए बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पी नॉट मतलब है शुद्ध वाष्प दाब। लेकिन जैसा ही अगर आप दोनों को मिला करके क्या बनाए? विलयन। क्या बनाए? विलयन। विलयन में आपका ए का भी कण मौजूद होगा और किसका भी होगा? बी का भी। ए का भी कण मौजूद है और बी का भी कण मौजूद है। तो यहाँ जो विलयन जो बना उसमें ए का भी कण मौजूद है और बी का। यहाँ पे जो बाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी और बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो वाष्प दाब बनेगा उसको सूचित करते पीटी से। पीटी मतलब हुआ कुल वाष्प दाब, टी मतलब टोटल, पी मतलब प्रेशर। तो टोटल वाष्प दाब जो बना है वो किसके किसके कारण बना है? तो उसमें ए का भी योगदान है और किसका भी? बी का भी। कुछ योगदान ए के कण का है, कुछ योगदान बी के कण का है। तो ये जो आपका विलयन का वाष्प दाब है, सुनिएगा, ये जो विलयन का वाष्प दाब जो बना ये इसको डिनोट किए पीटी से और पीटी इक्वल टू है पीए प्लस क्या? पीबी। पीए मतलब ए का आंशिक वाष्प दाब, है ना। ए के द्वारा बनाया गया दाब को हम लोग ए का आंशिक वाष्प दाब बोलते हैं। ए के द्वारा बनाया गया दाब को ए का आंशिक वाष्प दाब और बी के द्वारा बनाए गए दाब को बी का आंशिक वाष्प दाब बोलते हैं। दो का योगदान है, देखिएगा विलयन में दोनों का योगदान है। ए भी वाष्प बना रहा है और बी भी बना रहा है, तो ए के कारण भी वाष्प दाब बनेगा और बी के कारण भी वाष्प दाब बनेगा। तो पीटी मतलब कुल वाष्प दाब में किसका किसका योगदान है? ए का और बी का। पी ए को बोलते हैं आंशिक वाष्प दाब ए और पी बी को बोलते हैं आंशिक वाष्प दाब बी। अब आया विलयन, है ना, रॉल्स। वैज्ञानिक आपका है रॉल्स। रॉल्स लॉ जो है वो बता रहा है किसके लिए? आंशिक वाष्प दाब। रॉल्स जो लॉ है, नियम है, वो आंशिक वाष्प दाब के लिए। रॉल्स का जो नियम है वो आंशिक वाष्प दाब के लिए। आंशिक दाब मतलब क्या? कि ये बताएगा, रॉल्स बता रहा है अपने नियम में कि ए के द्वारा कितना दाब बनाया गया, वाष्प दाब बनाया गया और बी के कारण कितना वाष्प दाब बनाया गया। रॉल्स के अनुसार क्या है कि रॉल्स बोलता है अगर आपका ए का आंशिक वाष्प दाब निकालना है तो ए के शुद्ध वाष्प दाब को गुना कर दीजिए ए के मोल अंश से। एक्स मतलब क्या होता है? मोल अंश। और अगर बी का आंशिक वाष्प दाब निकालना है तो बी शुद्ध वाष्प दाब बी का गुना कीजिए किससे? बी के मोल अंश से। यही है आपका रॉल्स। रॉल्स लॉ है आंशिक वाष्प दाब के लिए। और अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ कि अगर जिसका भी आंशिक वाष्प दाब निकालना है ए का या फिर किसका? बी का, ठीक है, जिससे अवयव का आंशिक वाष्प दाब निकालना उसके शुद्ध वाष्प दाब को गुना कीजिए मोल अंश से। बी का अगर निकालना है तो बी के शुद्ध वाष्प दाब को गुना कीजिए उसके मोल अंश से। यही है रॉल्स, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ आंशिक वाष्प दाब मतलब पी ए, ठीक है, एक मिनट, आंशिक वाष्प दाब जो है ए पी ए वो समानुपाती है किसके? मोल अंश का। ये जो पी ए है जो समानुपाती है किसके? एक्स ए का। इसी तरीके से पी बी समानुपाती है किसके? एक्स बी का। तो रॉल्स लॉ के अनुसार, रॉल्स के नियम के अनुसार आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है मोल अंश के। आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है मोल अंश का। जिसका आंशिक वाष्प दाब निकालना है वो अपने ही मोल अंश का क्या होगा? समानुपाती होगा। पीबी में अगर बी का आंशिक वाष्प दाब निकालना है तो वो अपने मोल अंश का क्या होगा? समानुपाती। ये है रॉल्स। फिर से बता दे रहे, रॉल्स लॉ किसके लिए है? आंशिक वाष्प दाब के लिए। और आंशिक वाष्प दाब के लिए रॉल्स क्या नियम दिया है कि आपका आंशिक वाष्प दाब जिस अवयव का निकालना है वो अपने मोल अंश के क्या होगा? समानुपाती होगा। और अगर वैल्यू अगर आपको निकालना है तो जिस अवयव का निकालना है ए का या फिर बी का, तो ए का आंशिक वाष्प दाब
का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है किसके, अपने शुद्ध वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के। ठीक है, नियम पढ़ लेते हैं। लिखा है एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, देखिएगा आंशिक वाष्प दाब को सूचित कर रहे पी से, या तो पी ए या फिर क्या पी बी। आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश, ए के लिए एक्स ए और बी के लिए एक्स बी के समानुपाती होता है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, तो देखिए विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव ए है और कौन है बी का आंशिक वाष्प दाब, तो ए के लिए आंशिक वाष्प दाब पी ए और बी के लिए आंशिक वाष्प दाब पी बी। उस अवयव के मोल अंश, तो ए का अवयव का मोल अंश क्या है एक्स ए, और शुद्ध वाष्प दाब के गुना के क्या होता है बराबर, तो शुद्ध वाष्प दाब को किससे सूचित करें पी नॉट ए और पी नॉट बी। यही है रॉल्स लॉ। अगर आपसे रॉल्स लॉ पूछेगा तो पीटी इज इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी, और रॉल्स लॉ के कारण हो जाएगा पीटी इज इक्वल टू, तो ए के लिए आपका क्या लिखेंगे पी नॉट ए एक्स ए, और बी के लिए क्या लिखेंगे पी नॉट बी एक्स बी। तो ये आपका रॉल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आदर्श विलयन को परिभाषित करें। तो देखिएगा दो प्रकार का विलयन होता है, एक आदर्श विलयन होता है, दूसरा अनादर्श विलयन होता है। आदर्श विलयन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। आदर्श विलयन को आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श विलयन। तो बोल रहा है कि वे सभी विलयन जो सभी ताप पर, किसी भी ताप पर और किसी भी सांद्रता पर रॉल्ट के नियम का, किसके नियम का, रॉल्ट के नियम का क्या करे पालन करे। जो रॉल्ट्स नियम दिया है उस नियम को अगर कोई पालन कर रहा है, जो विलयन रॉल्ट्स के नियम को पालन करता है वो आदर्श विलयन होता है। तो रॉल्ट्स नियम क्या है, रॉल्ट्स नियम दिया है कि पीटी इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी, और अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, ठीक है, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या पी नॉट बी एक्स बी। इसका मतलब आपका जो कुल वाष्प दाब है वो आंशिक वाष्प दाब के योगफल के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो आदर्श विलयन को परिभाषित करें तो एक लाइन में, वैसे सभी विलयन जो रॉल्ट्स के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब बता रहे कि आदर्श विलयन बनता कैसे। जनरली आदर्श विलयन होता नहीं है, लेकिन आदर्श विलयन के जैसा ही विलयन बन सकता है रियल लाइफ में, है ना। इन आपका अगर आप बात किए कि आपका इस रियल लाइफ में कोई आदर्श विलयन होता है तो नहीं होता है। रियल लाइफ में कोई आदर्श विलयन नहीं बनता है, किसी प्रकार का आदर्श विलयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन हाँ कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो लगभग आदर्श विलयन को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा विलयन है जो आदर्श विलयन लगभग बना देता है। तो बोल रहा है कि अगर आपको विलयन बनाना है तो आपका विलेय और विलायक दोनों का संरचनाएं लगभग क्या होना चाहिए एक समान, है ना। जिसका भी विलयन बना रहे ए का और बी का, तो दोनों का संरचना लगभग क्या होना चाहिए एक समान, और ए के अणु और बी के अणु भी, मतलब विलेय और विलायक के अणु का आकार भी लगभग क्या होना चाहिए एक समान। तीसरा है दोनों अणुओं के बीच का आकर्षण बल भी क्या हो एक समान। ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, सुनिएगा, ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वही आकर्षण बल पहले विलेय और विलेय के कण के बीच में, ए और ए के बीच में, और किसके बीच में बी और बी के बीच में लगना चाहिए। जिस आकर्षण बल के द्वारा ए और ए आपस में जुड़ा हुआ है और जिस आकर्षण बल के द्वारा बी और बी आपस में जुड़ा हुआ था, ठीक उसी आकर्षण बल के द्वारा अगर ए बी से जुड़ जाएगा तो ये आदर्श विलयन बनाए। आपका जब विलायक था, विलायक के कण पूरा का पूरा ए है, ये आपका विलेय का कण है। जिस आकर्षण बल के द्वारा विलायक के कण आपस में जुड़े थे और जिस आकर्षण बल के द्वारा विलेय के कण आपस में जुड़े थे, ठीक उसी आकर्षण बल के द्वारा अगर विलायक विलेय से जुड़ जाए तो वो आदर्श विलयन होता है। नेक्स्ट, आदर्श विलयन की शर्तें लिखिए। देखिएगा ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करते हैं, है ना। वैसा विलयन जो रॉल्स के नियम का क्या करे पालन करे। इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी में पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। आयतन परिवर्तन का मान क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए, मतलब डेल्टा भी मिश्रण का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए जीरो के बराबर, ये भी लिखना है।
थर्ड है एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, मतलब डेल्टा एच मिश्रण का भी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर। तो ये आपका लिए ध्यान रहे, आदर्श विलयन की शर्तें लिखना है तो रॉल्स के नियम का पालन करें, आयतन परिवर्तन का मान शून्य होना चाहिए, एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा आया नॉन आइडियल, जिसको हिंदी में अनादर्श विलयन बोलते हैं। तो जो रॉल्स के नियम का पालन कर रहा था वो आदर्श विलयन, जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करेगा, जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और दूसरा ऋणात्मक। ध्यान में रखिएगा, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, एक दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। अब आता है धनात्मक विचलन या फिर आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखे। तो ये चार अंतर है, आप लिख सकते हैं। एक साइड में आप आदर्श लिखिएगा, दूसरे साइड में अनादर्श लिखिएगा। हम आपको एक हिंट दे देते हैं, ठीक है। आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन, एक साइड आदर्श विलयन, दूसरा साइड में अनादर्श विलयन। फर्स्ट पॉइंट्स लिखेंगे, है ना। रॉल्स के नियम का क्या करता है पालन, रॉल्ट के नियम का क्या करे पालन, पालन करता है। इसमें आप लिख सकते हैं रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसमें आप लिख सकते हैं पी टी बराबर नहीं है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है, थर्ड पॉइंट डेल्टा भी मिश्रण का वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर। और यहां डेल्टा भी मिश्रण का वैल्यू बराबर नहीं है किसके, जीरो का। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं डेल्टा एच मिश्रण का वैल्यू जीरो के बराबर। यहां लिख सकते हैं डेल्टा एच मिश्रण का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। अब फिफ्थ पॉइंट में इसमें भी एग्जांपल लिख दीजिए। अब इसमें भी दोनों में दो दो उदाहरण लिख सकते हैं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर 2 नंबर का। अब आता है धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन। देखिए में अंतर लिखना, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, दोनों आपका कौन सा विलयन है, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन में होता क्या है कि आपका, है ना, ये विलयन का आयतन देखिएगा, 3 चीज आपको अभी जस्ट बताया। अगर Pt बराबर होता P नॉट ए एक्स ए का प्लस P नॉट बी एक्स बी का, तो ये आपका आदर्श विलयन था, आदर्श विलयन। मतलब आपका जो विलयन का वाष्प दाब आया है वो बराबर होना चाहिए आंशिक वाष्प दाब A का और आंशिक वाष्प दाब किसका, B का। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो आप बताइएगा, अगर कोई चीज बराबर नहीं है तो या तो वो ज्यादा होगा या तो कम होगा, ठीक है। इसीलिए तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये क्या है, अनादर्श विलयन, ठीक है। अब अनादर्श विलयन में आपका 2 कंडीशन हो सकता है, या तो वैल्यू बढ़ जाए, बढ़ जाएगा तो धनात्मक विचलन, और वैल्यू घट जाए तो कौन सा, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक। तो अगर Pt का वैल्यू ज्यादा हो जाए, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा हो जाए, किससे,
पी नॉट ए एक्स ए प्लस किससे, पी नॉट बी एक्स बी से, तो ये धनात्मक है। और अगर पीटी का वैल्यू कम हो जाए किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, तो ये आपका ऋणात्मक विचलन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब बताइएगा अगर डेल्टा V का वैल्यू बराबर होता किसके, जीरो का, तब ये आपका कौन सा था, आदर्श। और अगर डेल्टा V का वैल्यू बराबर नहीं है जीरो का, तो ये क्या है, अनादर्श। तो भाई बराबर नहीं है तो वैल्यू या तो बढ़ जाएगा या तो क्या होगा, घटेगा। अगर डेल्टा V का वैल्यू बढ़ जाए, डेल्टा V का वैल्यू बढ़ जाए मतलब बिलियन आपका ज्यादा हो जाए किससे, विलेय और विलायक से। विलेय प्लस क्या, विलायक से अगर आपका बिलियन का वैल्यू ज्यादा है तो धनात्मक। और अगर डेल्टा V का वैल्यू घट जाए किससे, आपका विलेय और विलायक से। विलेय का आयतन और विलायक का आयतन से अगर आपका डेल्टा V का वैल्यू घट जाए तो ये ऋणात्मक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं एक तीसरा पॉइंट भी, डेल्टा H मिश्रण जो है, अगर आपका ऊर्जा का परिवर्तन का मान धनात्मक आया मतलब पॉजिटिव में है, जीरो से ज्यादा है तो आप धनात्मक है। और अगर डेल्टा H मिश्रण का वैल्यू जीरो से कम आया, इसका मतलब क्या आया, ऋणात्मक, तो आपका समझ जाइए ये ऋणात्मक विचलन। तो दो प्रकार का विचलन होता है ना, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दोनों अनादर्श विलयन के उदाहरण है। अनादर्श विलयन में आपका बाष्प दाब या तो बढ़ जाएगा या तो बाष्प दाब घट जाएगा। विलयन का, विलयन का बाष्प दाब अगर बढ़ गया तो धनात्मक, विलयन का बाष्प दाब अगर घट गया तो ऋणात्मक। अगर आयतन बढ़ गया तो धनात्मक, अगर आयतन विलयन का घट गया तो ऋणात्मक। अगर डेल्टा H ऊर्जा का परिवर्तन का मान अगर जीरो से ज्यादा है तो धनात्मक है, अगर जीरो से कम है तो क्या है, ऋणात्मक। ये आपका है धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन में अंतर। अब देखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस बार 2024 के एग्जाम में आपका ऋणात्मक विचलन से क्वेश्चन आया है, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। हम जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा रहे हैं वो डिटेल में आपको हम आदर्श विलयन का उदाहरण दे देते हैं। आप अपना उसको डिटेल में लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा ये सारा उदाहरण आप याद रखें। फर्स्ट है आदर्श विलयन का। आदर्श विलयन में आपका फर्स्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन आप लिख लीजिएगा, हम फार्मूला लिख रहे हैं, बेंजीन और टॉलीन का मिश्रण। टॉलीन का फार्मूला होता है C6H5CH3। बेंजीन और टॉलीन का मिश्रण पहला। दूसरा है हेक्सेन और हेप्टेन का मिश्रण। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन और 7 कार्बन का हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। तीसरा आपका है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस ब्रोमोबेंजीन C6H5Br का मिश्रण। फोर्थ है मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल का मिश्रण। फिफ्थ आपका है कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड का मिश्रण। ठीक है, ये आपका जो एग्जाम्पल है आदर्श विलयन का, ध्यान में रखिएगा, आदर्श एग्जाम्पल आपको याद रखना। दूसरा आते हैं धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन मतलब ये अनादर्श विलयन का उदाहरण है। धनात्मक विचलन का फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं C2H5OH प्लस जल का मिश्रण। इथाइल अल्कोहल तथा जल का मिश्रण मतलब अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण। दूसरा है मिथाइल अल्कोहल CH3OH प्लस H2O का मिश्रण। ध्यान में रखिएगा, अल्कोहल के साथ पानी मिलाते हैं तो आपका ये धनात्मक विचलन है, इसका मतलब आयतन बढ़ जा रहा है। तीसरा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मिश्रण। फोर्थ है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल C2H5OH तथा एसीटोन। देखिएगा
पहले हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे एसीटोन। एसीटोन कीटोन समूह का मेंबर होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो आप अगर ध्यान से रखिएगा CH3COCH3। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपका डायरेक्ट ऐसे भी दिखेगा C3H6O। ये आपका एसीटोन है। फिफ्थ एग्जाम्पल है एसीटोन और ईथर का मिश्रण। तो एसीटोन के लिए आप लिख सकते हैं C3H, एक मिनट है ना, एसीटोन के लिए C3H6O। और ईथर में आपका जो होता है वो इथाइल, डाई इथाइल ईथर का होता है। और डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला जो होता है C2H5। आपका ईथर का पहचान है OC2H5। ये इसको आप लिख सकते हैं, ये डाई इथाइल ईथर है, ये डाई इथाइल ईथर है। ये आपका धनात्मक विचलन का उदाहरण है। तीसरा ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन वाला वही मिक्सर है जिसमें आपका आयतन घट जा रहा है, वाष्प दाब घट जा रहा है, डेल्टा H का वैल्यू निगेटिव है। ये सब आपका ऋणात्मक विचलन का। तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आप क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन। सेकंड एग्जांपल आप एसिड के साथ जल का जो भी रिएक्शन कर रहे हैं वो सब ऋणात्मक का, ठीक है। H2O प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और नेक्स्ट एग्जांपल H2O प्लस HCl का, ठीक है। देखिएगा ये तीनों का तीनों H2SO4 HNO3 नाइट्रिक एसिड और ये HCl, ये तीनों का तीनों आपका एसिड है। तो एसिड के साथ अगर वाटर मिल रहा है तो ऋणात्मक होगा, और अल्कोहल के साथ अगर वाटर मिल रहा है तो धनात्मक होगा। ये एक थोड़ा सा ट्रिक है। 2, 3 और ये फोर्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल अगर आप बात किया जाए तो एसीटोन तथा एनिलीन का मिश्रण, एसीटोन तथा एनिलीन का मिश्रण। एक और लिख सकते हैं इसमें क्लोरोफॉर्म, हाँ CHCl3 प्लस एसीटोन का मिश्रण, ध्यान में रखिए। तो ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का उदाहरण है, साथ में आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो मैक्सिमम आपका इतना ही एग्जाम्पल काफी है, मोर देन सफिशिएंट है आपका। इसमें आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कुछ ध्यान रखने वाला बात यह है कि अल्कोहल को वाटर के साथ मिलाएंगे तो धनात्मक विचलन होगा, और एसिड को वाटर के साथ अगर मिलाया जाएगा तो ऋणात्मक विचलन होगा। ध्यान है, एसीटोन है जो अगर अल्कोहल के साथ रहेगा तो धनात्मक है, और एसीटोन अगर एनिलीन के साथ है या फिर क्लोरोफॉर्म के साथ है तो आपका, एक सिंपल तरीका होना चाहिए कि आपका अल्कोहल दिख रहा है तो धनात्मक मैक्सिमम टाइम में, ठीक है, इन जनरल धनात्मक, और अगर एसीटोन के साथ एनिलीन है, एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म है तो ऋणात्मक। ये ध्यान में रखिएगा। आपका क्वेश्चन आया था ऋणात्मक विचलन का 2024 में, तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बन जाए। तो ये था आपका सब्जेक्टिव सीरीज, है ना, टेस्ट नंबर 2 का। अगर आपको, है ना, ये वीडियो समझ में आया, सही लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।